ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। बच्चा वैसे हमको पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम सम सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। लेकिन क्या हमेशा यही वैल्यू आएगी? जी की हमेशा 9.8 ही वैल्यू रहेगी? नहीं। देखते हैं, चलिए। एक ये अर्थ है और यहां पे एक बंदा हवा में खड़ा है, ऐसा हवा में, अर्थ के ऊपर नहीं है। अब अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं, चलिए स्मॉल आर। तो इस समय अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, तो इस समय ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg, या हम ऐसा कह सकते हैं इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट mg पढ़ रखा है ना हमने। अच्छा, क्या g कहना सही होगा? देखो g हम कब कहते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू हम कब लेते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर हो, मतलब लैंड पे हो। इस समय अर्थ के ऊपर नहीं है, ऊपर कहीं पे है, कुछ हाइट पे है, सो इसलिए हम इसको g डैश ले लेते हैं। क्लियर? ओके। अब अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसा लिख सकते हैं g m मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ का मास ले लेते हैं me अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया mg डैश। बोलो सही है? सो m कट, यहां से क्या आया g डैश इज इक्वल टू g me बाय r स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला हमने पहले भी कहीं देखी थी, याद है? कहां देखी थी ये फॉर्मूला? मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो यही होता है gm बाय r स्क्वायर। अरे कल तक यही तो पढ़ा था हमने। देखो ना, ग्रेविटेशनल फील्ड भी वही फॉर्मूला, एक्सेलरेशन भी वही फॉर्मूला। इसलिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली और कुछ नहीं है, वो एक्सेलरेशन ही है। कितने स्पीड से, कितने फोर्स के साथ उसको पुल कर रही है, that is field and that only causes the acceleration। ठीक है? अब अगर अच्छा समझ लो कि इसको मैं अर्थ के ऊपर ले आऊं, बच्चा लोग अर्थ का मास कितना होता है कोई बता सकता है मुझे? 6.4 इंटू 10⁻24 kg। फिर अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। अब बच्चा लोग हम क्या करते हैं, इसको अर्थ के ऊपर ले आते हैं। सपोज कर लो कि ये यहां पे आ गया, तो इस समय हम क्या करेंगे, g इज इक्वल टू g डैश के बदले हम क्या ले लेंगे g me बाय r। अब जरा ध्यान से देखो कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, और ये तीनों कांस्टेंट है। अर्थ के रिस्पेक्ट में मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ऑलवेज कांस्टेंट है। हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ एक कंप्लीट स्फीयर है। हम सबको पता है कि बच्चा अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ओके इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रेडियस कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। आप ये वाली वैल्यूज इसके ऊपर लगाओ। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे सो आपको अप्रोक्सीमेटली ये आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑन अर्थ, अबाउ अर्थ नहीं, अर्थ के ऊपर अगर वो खड़ा है तो इतनी वैल्यू है। हाँ, अगर आप अर्थ के नीचे जाएंगे, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो वेरिएशन आएगा। सो हम क्या करेंगे, हम हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ये फॉर्मूला 100% हर जगह वैलिड रहने वाली है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्की बात? अच्छा, अब आप सवाल पूछेंगे कि सर जब हम क्वेश्चंस करते हैं, बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, पर्वत के ऊपर जाते हैं, तो हम जी की वैल्यू यही लेके चलते हैं, तो अब तो हम अर्थ के ऊपर नहीं होते ना। आप अगर 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे हो तो क्या आप अर्थ के ऊपर हो? नहीं, अर्थ से जो जमीन है, क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, उससे आपका डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन हम जी यही लेते हैं बिकॉज बच्चा वो कितना बड़ा, देखिए रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर,
आप कितना ऊपर जाएंगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर? अरे आप जस्ट रख के देखो ना, आप इसका कंपैरिजन करो, 500 मीटर और 6400 किलोमीटर, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं बच्चा। एक्चुअली जब आप माउंट एवरेस्ट पे भी जाते हो ना, तो माउंट एवरेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ के लिए पता है माउंट एवरेस्ट कैसा है, जैसे ये मार्कर के ऊपर ये है ना, बस सपोज करो कि ये आपका अर्थ है, ये क्या है, ये पूरा अर्थ है सपोज करो, तो ये जो चीज दिख रही ना आपको, दिस इज नथिंग बट द माउंट एवरेस्ट। आप अपने बुक के ऊपर कवर चढ़ाते हो, स्टिकर लगाते हो ना, सो स्टिकर और कवर की जो थिकनेस है ना बुक के कंपैरिजन में, उतनी थिकनेस माउंट एवरेस्ट की है अर्थ के कंपैरिजन में। तो जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये मामूली सा बिल्डिंग से क्या फर्क पड़ेगा। जब आप 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे ना, तब फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? यानी जब रॉकेट को ऊपर भेजा जाता है, जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, अपनी कोशिश करता है, तो वहां पे ये सारी चीजें पिक्चर में आती हैं। क्लियर? बट हम क्या करेंगे, हम हमेशा इसको लेके चलेंगे। ओके, चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमें कहा हुआ है कि अर्थ के ऊपर एक बंदा खड़ा है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, उसका वेट है 20 न्यूटन, और उसी बंदे को हम कोई XYZ कोई प्लैनेट में ले जाते हैं, कोई भी प्लैनेट में, ठीक है, कोई भी एक ये प्लैनेट है। अब इसमें बोला हुआ है कि इसकी रेडियस अर्थ के रेडियस से हाफ है, इसकी मास अर्थ के मास से 3 गुना कम है, डिवाइड बाय 3 है। सो बताओ कि इस प्लैनेट पे इस बंदे का वेट कितना होगा, कैसे करेंगे? बच्चा हमको एक चीज पता है कि W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg होगा, और इस प्लैनेट पे, चलो मैं इसको अर्थ बोल देता हूं, ठीक है, इसको भी फिलहाल अर्थ बोल देता हूं, GE को हमने फिलहाल अर्थ ले लिया, एंड प्लैनेट के लिए हम ले लेते हैं mgp। ये चीज होगी, ये तो हर जगह वैलिड होती है। अब क्या करें, करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, WE अपॉन WP इज इक्वल टू mge अपॉन mgp, m से m कट, क्या बचा GE अपॉन GP। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं दोनों के लिए, है कि नहीं? ठीक है, कहां करूं, यहां कर लो, यहां से शुरू करता हूं। क्या बन रहा है ये, WE बाय WP इज इक्वल टू, बच्चों लोग ये मिटा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, अदरवाइज बहुत गंदा दिखेगा। चलिए, जिसने नहीं लिखा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खाली लेफ्ट साइड हटा रहा हूं। 1 2 3 गो। ओके, WE अपॉन WP इज इक्वल टू GE मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, GME बाय RE स्क्वायर, अच्छा यहां स्क्वायर आएगा, हाँ, अपॉन GMP अपॉन RP स्क्वायर। नीचे क्या है, प्लैनेट के लिए है, सो हमने प्लैनेट के लिए वैल्यू लगा दी। अब बच्चा कैपिटल G हर जगह कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ ये आपको एक ही चीज मिलेगी। अब क्या बचा, देखो ME अपॉन MP इनटू ये RP ऊपर चला जाएगा, RP बाय RE और उसका स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर हो गया। अब हमको कुछ कंडीशन देकर रखी है, मास का, सॉरी प्लैनेट का मास कितना है, ME बाय 3 इनटू रेडियस कितनी है, प्लैनेट की रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में, डिवाइड बाय 2। समझ आ रहा है बच्चा लोग? हम जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है सिर्फ वो रख रहे हैं। सो यहां से क्या हो जाएगा, ME कट, RE कट, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इनटू 2 नीचे आएगा और उसका स्क्वायर 1/4। सो ये हो गया 3/4
WE/WP। मुझे क्या ढूंढना है? वेट ऑन प्लैनेट। सो क्या करेंगे? वेट ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू 4/3 इंटू वेट ऑन अर्थ, है ना? ये यहां आ गया और ये नीचे आ गया, इज इक्वल टू 4/3 इंटू वेट ऑन अर्थ कितना देख रखा है आपको? 20। सो कितना हो गया? 80/3 न्यूटन। सो प्लैनेट पे इसका वेट हो जाएगा 80/3 न्यूटन। समझ आ रहा है बच्चा लोग? तो बच्चा लोग हमने अभी क्या चीज देखी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी जगह पे किस तरीके से ढूंढी जा सकती है? G m/r²। ठीक है? अगर ये अर्थ पे है तो रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ रख दो। प्लैनेट पे है तो उसका मास रख दो, उसका रेडियस रख दो। ठीक है? अब हम देखेंगे वेरिएशन इन G। बच्चे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, वो अर्थ के ऊपर भी सेम नहीं है। आप अर्थ के ऊपर कहीं पे चले जाओ सरफेस पे, ये भी सेम नहीं है। ये तीन चीज की वजह से चेंज होता है। एक तो हमने देखा कि अगर आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाएंगे, सो उसको हम बोल देते हैं हाइट या डेप्थ की वजह से ये चेंज होगा। दूसरा रीजन इसका चेंज होने के कारण शेप ऑफ अर्थ, जैसे कि हमने कहा कि एक्चुअल में अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं है, शेप ऑफ अर्थ। और तीसरा चेंज होने का रीजन ये है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ बच्चा, अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उसके वजह से भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंजेस होते रहते हैं। सो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। इन दोनों को हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। वेरिएशन इन G ड्यू टू हाइट और ड्यू टू डेप्थ। अब बच्चा फर्स्ट सपोज कर लो कि हमने ये अर्थ ले लिया और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पे ऊपर कहीं खड़ा है, और ये हम कह देते हैं कि अर्थ से h डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा r। ठीक है? तो इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं? r। अब बच्चा इतनी दूरी पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? G me/r²। बोलो सही है? लेकिन क्या ये 9.8 होगा? नहीं, तो इसे हम G डैश बोल देते हैं। कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। या देखो यहाँ पे साफ साफ मालूम है कि जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जितना आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। ठीक है? आपने बच्चा एक मूवी देखी होगी मंगल मिशन, मिशन मंगल, सॉरी। उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि भाई उन्होंने ये सोचा था कि विथआउट फ्यूल, अगर आपने मूवी देखी हो तो आपने इस चीज को आपको ध्यान होगा, फील्ड से बाहर निकालना चाह रहे थे। अब बच्चा जैसे वो ऊपर जाते जा रहा है सैटेलाइट, उस पर एक्सेलरेशन तो कम होती जा रही है, तो ही तो वो नीचे नहीं गिर रहा ना। अगर एक्सेलरेशन कम नहीं होती है तो हर सैटेलाइट या हर ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिर जाता या कोई ना कोई प्लैनेट के ऊपर गिर जाता। सो ये चीज देखिए। अब क्या मैं r के बदले, मतलब क्या मैं इस r के बदले ऐसा लिख सकता हूं re+h, है क्या नहीं? re+h का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h। अब हम क्या करते हैं, हमें एक्चुअली है ना वेरिएशन चाहिए, चेंज चाहिए। सो इसको और उसको कंपेयर करते हैं। यहां से क्या मैं, अगर मान लो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना हो, सो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये किसी हाइट पे और ये किसी डेप्थ पे, अर्थ के सरफेस पे। क्या यहां से मैं इस g की वैल्यू लिख सकता हूं? g डैश इज इक्वल टू, अच्छा ये मैंने सॉरी गलती से यहां पे r लिख दिया था बच्चा। इस g के बदले g r² लिख दूं, g r²/me। ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू मैंने यहां से निकाली, क्या? g × r²/me। ये मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में, और उसको उठा के यहां रख दिया। समझ आया ये चीज? इनटू me/re+h का होल स्क्वायर, ये चीज।
क्लियर? एम ई कट गया, क्या बचा? जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अच्छा, क्या मैं इसको इसके नीचे लेके जा सकता हूं? देखो बच्चा लोग, हमको पता है मैथ्स के अंदर x अपॉन, या चलिए 1 अपॉन x अपॉन y होगा तो ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, यानी कि इसको हम y बाय x लिखते हैं। तो जो चीज नीचे से ऊपर जा सकती है वो वापस ऊपर से नीचे भी तो जा सकती है, तो हम इसको इसके नीचे लेके जा रहे हैं। g 1 अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई और ये होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसको इसके अंदर लेके गए ब्रैकेट के अंदर और होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर रहे हैं, बंटवारा कर देते हैं। सो आर ई कट गया 1, यहां पे क्या बचा h अपॉन आर ई और इसका होल स्क्वायर। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी हाइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी हाइट इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? देखिए फिर से सुनिए, हमने क्या किया, पहले तो कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है हमें उससे कंपैरिजन करना है। सो कैपिटल जी की वैल्यू यहां से निकाली, g इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम ई, उसको यहां रख दिया, एम ई कट, क्या बचा जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अब इस आर ई को हम इसके नीचे ले गए, जैसे कि मैंने बताया था हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ट्रैवल करवाते हैं। सो ये y जब ऊपर जा सकता है सो y से वापस नीचे भी आ सकता है। सिमिलरली इसको भी हमने वही किया, तो इसका भी स्क्वायर तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब आर ई को इसके नीचे अलग लेके गए, उसके नीचे अलग लेके गए, सो आर ई अपॉन आर ई 1 हो गया और h अपॉन आर ई बच गया। समझ आ रहा है कैसे ये इक्वेशन बनी? क्लियर? ठीक है। अब बच्चा लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही एक स्पेशल केस हम देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना और देखना। स्पेशल केस क्या है? इफ h इज मच मच लेस देन r। बस अगर ये हाइट बहुत ही छोटा होगा रेडियस से, मतलब कि वही समझ लो किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी एक छोटे से पर्वत के ऊपर, ठीक है, बहुत ही छोटा है, उस समय देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस h अपॉन आर ई पावर में -2। मैं इसको ऊपर लेके आ गया तो क्या मैं इसको पावर में -2 कह सकता हूं? अब चलो मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल थ्योरम उसको कहा जाता है। जो बच्चे ने मैथ्स लिया होगा वो शायद पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। 1 प्लस x पावर में -n, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। बट इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि x शुड बी मच मच लेस देन 1। x की वैल्यू अगर 1 से बहुत 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 छोटी होगी तब हम इस चीज को 1 माइनस 2x लिख सकते हैं। अब जरा इसको अपने से कंपेयर करो, 1 प्लस x, ये पूरा x हो गया, पावर में -n यानी कि -2। क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी? बच्चा हमने क्या कंडीशन ली है कि h की वैल्यू r से बहुत कम है। चलो मान लेते हैं कि हाइट 100 मीटर है। कितनी? 100 मीटर। रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर, यानी कि 6,40,000 मीटर। बच्चा 100 अपॉन 66 लाख, आप खुद सोचो, 1 अपॉन 64,000 कितनी छोटी वैल्यू होगी। अरे चलो इसको मैं 1000 भी ले लेता हूं, 1000 मीटर ले लेता हूं, 1 किलोमीटर ऊपर ले लेता हूं, अभी भी कितनी छोटी वैल्यू होगी। चलो मैं इसको 10,000 ले लेता हूं, अभी भी कितनी छोटी वैल्यू होगी, 0.001 समथिंग होगी। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है तब हम ये चीज लगा सकते हैं।
ये बायनोमियल थ्योरम का रूल है, मैथमेटिक्स है। सो सेम चीज यहां पे भी हो रही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, G1 माइनस 2h/RE। सो ये बन गई आपकी तीसरी फॉर्मूला, बट अंडर सम कंडीशन। ये चीज हमेशा वैलिड नहीं होगी, ये चीज तभी वैलिड होगी जब ये कंडीशन होगी तभी। सो G डैश इज इक्वल टू G1 माइनस 2h/RE। ये एक और फॉर्मूला आ गई, कंडीशन h मच लेस देन RE। यानी कि अगर आपको कोई बिल्डिंग के ऊपर बोल दिया जाता है या कहीं भी बोल दिया जाता है तो ये चीज देखने को मिलेगी। समझ आ रहा है? अब देखो एक चीज आपको बताऊं, जब हम किसी बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं तो कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता? जैसे कि हमने बोला हाइट बहुत कम है, यानी इसकी वैल्यू 2h/RE की वैल्यू बच्चा अभी भी 0.00 समथिंग आएगी। तो 1 माइनस 0.000 क्या कोई इफेक्ट होगा? आप 1 माइनस 0.00001 ले लो तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 ही रहेगा, बिकॉज 0.9999 रहेगा। अब अगर यहां पे 1 आ गया मतलब ये चला गया तो G डैश इज इक्वल टू G, यानी कि छोटी मोटी हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कोई खास इफेक्ट देखने को मिलती नहीं है। यहां से वो भी प्रूव हो रहा है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? अब बच्चा लोग हमेशा की तरह हमारे रीति रिवाज को निभाते हुए एक क्वेश्चन देख लिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट विल बी द हाइट, मार्कर अपना जवाब देते हुए, व्हाट विल बी द हाइट इफ G drops to 36%, G dash drops to 36% of G। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये देखो बच्चा हम डैश बोल रहे हैं, डैश मतलब किसी हाइट पे, और सिंपल G मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी एक्सेलरेशन होगी उसका 36% है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बताओ वो कौन सी हाइट पे होगा? ओके बच्चा, आप अगर हमें देखो यहां पे सबसे पहले गिवन क्या है, G डैश इज इक्वल टू 36% ऑफ G, ये गिवन है। क्या इसको मैथमेटिकली हम ऐसे दिखा सकते हैं, 36/100 इंटू G? मैथमेटिक्स तो यही कहता है इस तरीके से। अच्छा अब एक काम करो, ये G डैश के बदले एक ऐसी वैल्यू रखो जिसकी वजह से यहाँ पे G आ जाए, मतलब G डैश निकल जावे और G आ जावे। सो हमारे पास एक रिलेशन है ये वाला। बच्चा हमको यहाँ पे हाइट और रेडियस के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ, सो ये वाली फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते, ये अंडर सम कंडीशन ही आएगी, बट ये हमेशा वैलिड है, हमेशा। सो क्या मैं इसके लिए ये यूज कर सकता हूं, G/1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36/100 इंटू G। बोलो सही है? यहां से G कट गया, क्या बचा? इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ। देखो ये पूरे को उठा के हम यहां ले जाते हैं। सो 1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर, इसको यहां ले गए और ये फ्रैक्शन को उठा के यहां लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस और नो? अब क्या करते हैं, दोनों जगह स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस h/RE इज इक्वल टू 10/6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों जगह। सो यहां से h/RE क्या हो जाएगा, 10/6 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/6। बोलो सही है? सो h इज इक्वल टू 4/6RE, यानी कि h इज इक्वल टू 2 2 2 3 2/3RE। यह आ गया हमारा आंसर, खत्म। बस इतना ही था, कुछ खास था इसमें नहीं। हमको हाइट ढूंढनी थी, रेडियस ऑफ अर्थ पता है आपको 6400 किलोमीटर, वैल्यू रखो, हाइट मिल जाएगी आपको। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा लोग? सो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं, कल के लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग
अगले लेक्चर में आएंगे तो ही पूरा टॉपिक एक साथ समझ आएगा। अभी हमें क्या देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे, फिर रोटेशन की वजह से क्या चेंजेस होंगे, एंड अर्थ के शेप की वजह से क्या चेंजेस होंगे। सो बच्चा लोग तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।